200 से अधिक लड़के सर हमारी सुसाइड कर चुके हैं। और 1960 रुपया में क्या 2200 किलोमीटर दूर जाके क्या हम गुजारा कर लेंगे। 3% मार्क्स प्राप्त किया हुआ है और फिर भी इनको नहीं लिया गया, चयनित नहीं किया गया। आप बताइए, इनकी आयु देखिए, इनकी स्थिति देखिए, ये क्या कर सकते हैं। जैसे दर्जी का काम करती मेरी वाइफ, उससे हमारा घर का गुजारा होता है। ओके, जैसे फिजिकल हैंडीकैप का एक कोटा होता है, तो ये कोटा किसके लिए जाता है? जैसे उनका फिल नहीं होता तो क्या करते हैं वो कोटा को? सर राम राज्य अगर मोदी जी ने बना दिया है तो सब सुख तो सर लेको, हमारे साथ दुख, कितना दुख है, बेरोजगारी का दुख है, आप सब देख तो रहे हो। मैं 2 बार 3 बार आत्महत्या करने से मैं बच चुका हूँ। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त मैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस यूनियन का ऑफिस है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, वहां पर खड़ा हूं। यहां पर केरला से लेकर के कश्मीर तक के लोग इकट्ठा हुए हैं और समस्या वही है, बेरोजगारी। अगर आप लोग समझ रखते हैं तो आपको पता होगा कि रेलवे हर साल हज़ारों बच्चों को अप्रेंटिस कराती है, ट्रेनिंग कराती है और परंपरा के अनुसार कुछ वक्त बाद उनको नौकरी दे देती थी। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि अप्रेंटिस करके 50,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। रेलवे उनका समायोजन नहीं कर रही है, यानी उनको नौकरी पर नहीं रख रही। प्रदर्शन करने की अनुमति जंतर मंतर पर नहीं मिली। ये सब लोग इकट्ठा हुए थे कि प्रदर्शन करेंगे, बात सुनाएंगे, तो वहाँ पर भी अनुमति नहीं मिली। तो यहाँ अपने जो यूनियन का दफ्तर है वहाँ पर खड़े होकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी के जो तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर हम लोग को लिख रहे थे कि हमें कवर करना चाहिए और हम अपनी जिम्मेदारी जैसे निभाते हैं वो निभाते हैं। आशीष जी हैं और भी उनके साथी हैं जो कि चंदन पासवान जी, मणिकंदन जी जो वेस्ट साउथ से होंगे, आप पंजाब से होंगे। तो हर राज्य के जो है लोग यहाँ पर पहुँचे, अपनी टीम लेके पहुँचे हैं। सबके पास जाएंगे, बात करेंगे। आप पूरा परिचय बताइए। जी, मैं आशीष मिश्रा, रेल अप्रेंटिस नॉर्दर्न रेलवे का हूं और ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत कर रहा हूं। और अप्रेंटिसेस को संगठित करने का काम और उनके रोजगार की लड़ाई को लेकर के अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, रेल अप्रेंटिसेस की बेरोजगारी की समस्या को समझते हुए हम सभी लोग एक दूसरे को संगठित कर रहे हैं। और संगठित करते हुए आज ये पीड़ा भी है कि जब स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान का जब दौर चला, उस दौर में रेल अप्रेंटिस बेरोजगार रह गया। जबकि ऐसे जब स्लोगन नहीं चला करते तो 100% समायोजन हम रेल अप्रेंटिसेस का होता रहा है। और अब समायोजन नहीं हो रहा, कब से नहीं हो रहा है? समायोजन वैसे तो ये एक बहुत गंभीर पीड़ा है और गंभीर पीड़ा इसलिए है क्योंकि जैसे हमारे सदर्न रेलवे के अप्रेंटिसेस आए हैं जो 1998 से ज्वाइन नहीं हुए, कुछ 2004 से ज्वाइन नहीं हुए। मैं 2009 का रेल अप्रेंटिस लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे से हूँ, मेरे ज्वाइनिंग नहीं हुआ। बट 2016 में सेंट्रल रेलवे लास्ट ज्वाइनिंग हुआ है। 2016 के बाद से किसी को समायोजित नहीं किया? बिल्कुल समायोजित नहीं किया गया। 2016 से खाली घूम रहे हैं लोग। अच्छा, अप्रेंटिसेस अभी भी हो रही हैं? अप्रेंटिसेस पहले जो है अप्रेंटिस हुआ करती थी तो अप्रेंटिस का बैच निकलता 60 या 70 अप्रेंटिसेस की वैकेंसी जो है निकाली जाती थी, उन लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती थी। अभी स्किल इंडिया अभियान के नाम पे हजारों अप्रेंटिसेस एक एक जोन में निकाली जाती है और वो लेबर की तरह काम करता है और काम करने के बाद उसको बेरोजगार कर दिया जाता है। लगभग अप्रेंटिस कितने दिन की होती है? अप्रेंटिस जो है नॉन टेक्निकल होती है वो 3 साल की होती है और जो ITI करके करता है उसको 1 साल की करनी होती है। तो आपने 3 साल करी? जी, मैंने 3 साल की। 3 साल की उम्र में आप कितने लगभग क्या उम्र रही होगी उस 22 वक्त? साल की उम्र हमारी थी उस समय। अब उसके बाद तो अब आप कुछ 22 साल, तो वो उम्र 22 से 25 साल हो गए। 25 साल तो वो उम्र हो जाती है कि बाकी सरकारी नौकरियों में भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, कम संभावनाएं हो जाती हैं। 22 साल की एक ऐसी उम्र होती है जब युवा अपना भविष्य ढूंढता है और भविष्य ढूंढने में ज़्यादा जो सक्षम लोग नहीं होते हैं उन लोगों को एक माध्यम था कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। भारी काम होता है और भारी काम करने के बाद में एक समायोजन की आस रहती थी और समायोजन लोगों का हुआ भी है। आज देश में कम से कम 86,000 रेल अप्रेंटिस समायोजित होकर रोजगार भी पाया है। परंतु हम सभी साथियों ने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करने के बाद में जो हम लोगों के सामने एक समस्या आई कि रेल का काम रेल के अंदर ही होता है, ओपन मार्केट में रेल का काम होता भी नहीं है। जो काम आपने सीखा वो उसकी ज़रूरत बाहर नहीं है, वो सिर्फ आप रेलवे में कर सकते हैं। जी, बाहर कर सकते हैं। और जो एज थी भविष्य बनाने की उसमें हम लोगों ने रेल का हैवी काम सीखा और पढ़ाई छोड़कर रेल का 3 साल तक सेवा की है और सेवा करने के बाद भी आज हम लोग रेल से दर दर भटक रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। जो अप्रेंटिस कर चुके हैं वो भी दर दर भटक रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी लाठी खा रहे हैं। हमने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहे हैं। प्रदर्शन करने आए थे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंदन पासवान, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
कहाँ से आप आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार की क्रांतिकारी धरती से आए, वहाँ बहुत अभी चल अल्टा रहा है। पलटी चल रही है। अल्टा पलटी के साथ साथ सरकार के साथ जो बीजेपी की सरकार है, हम लोगों को राजनीति को उद्देश्य उस पर कटाक्ष नहीं करते हैं। हम एक छात्र उज्जवल भविष्य के कारण अंधकार में जाने के कारण से कटाक्ष करना पड़ता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर आपको लेने का अधिकार है डॉक्टर में जब आप मान लीजिए आप ट्रेनिंग किए, एएनएम का किए, डॉक्टर का किए, जब भर्ती प्रक्रिया आएगी तो आप सिलेबस डॉक्टर के लाइन से जब पास कीजिएगा तब वो पास करेगा तब उनको जॉब दीजिएगा। सरकार ने 22 एक्ट सेक्शन में एक कानून बना दिया, जो प्रशिक्षण करेगा वो स्वयं का कानून बनाएगा, रोजगार देने का नीति बनाएगा। इन्होंने रोजगार देने के जगह पर ऐसी नीति बना देती है कि जिससे लड़कों को लगे कि हम तो भर्ती प्रक्रिया दिए, आप नहीं आ पाए। आप एक बात समझिए, आपने एक मेडिकल की पढ़ाई किया, मेडिकल का पढ़ाई करने के बाद कहा है कि मेडिकल पर आ गया, 20,000 की बहाली आ गई, 20,000 की बहाली आया, आपने मेडिकल से सवाल पूछा ही नहीं। सवाल क्या पूछ दिए, ऐसे सवाल पूछ दिए जिसका कि चैप्टर में हम लोगों ने उनको पढ़ा ही नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई। लेने का नीति ही नहीं था। वो हम लोगों को कहा कि आरएससी में आपको 20% का रिजर्वेशन दे दिए हैं और रिजर्वेशन में जो है 1/3 2/3 कर करके आपको ले लिया जाएगा। हम लोगों ने बोला कि चलो लेने की बात है, हमें 20,000 सीट दिया, 18,000 लड़का हम लोगों का हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये लोगों का नहीं हुआ तब इनका षड्यंत्र सामने में आया कि वह सीट हमें एक छलावा के रूप में दिया गया था, ये छलावा ही है। तो हम लोगों ने इनका विरोध प्रदर्शन की चालू किया। एक तो सिलेबस से प्रश्न नहीं पूछा गया, दूसरी बात जब मेरा सीट 20% में आप 20,000 सीट दिए थे, वह 20,000 सीट पे संपूर्ण अधिकार मेगा सूची जो तैयार होना चाहिए सिर्फ रेल अप्रेंटिसों से होना चाहिए, न कि अनदर छात्र को दे देना चाहिए था। रिजर्वेशन तो आपको ही मिला ना, 20%? रिजर्वेशन मिला था, उसमें भी चला हुआ। आपने रिजर्वेशन फिर देने का कब काम किए? 2014 में किए, 2019 में किए, 19 के भर्ती प्रक्रिया में किए। 19 को कोई नहीं 19 से पहले जो छात्र था, जैसे साउथ के लोग थे, इनका एज खत्म हो गया, इन्होंने अप्रेंटिस कर रखा था, इनको पता नहीं था कि ऐसा मौका मिलने वाला है। आप भर्ती प्रक्रिया में छूट तो दे दिए, लेकिन जो लोग फॉर्म नहीं भर पाया उनका एज भी खत्म हो गया। क्या उनका दोषी क्या सिर्फ छात्र है या केंद्र सरकार का नीति भी है? अगर केंद्र सरकार का यह नीति गलत बना तो इनको तुरंत पुनः विचार कर करके उन छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए जिनका एज खत्म हो गया। आरआरसी में आखिरी बार वैकेंसी आप बता रहे हैं 2019 में आई थी, 5 साल पहले। 5 साल पहले आई थी। अब जिस छात्र का तो उम्र सीमा है, जिनका सोचिए कि 5 जो 19 में फॉर्म नहीं भर पाया होगा, उसका अगर 35 साल हो रहा होगा तो आज का डेट में तो खत्म, यानी वो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। मौका ही नहीं मिला, इन लोगों को मौका नहीं मिला। इन लोगों साउथ वाले लोगों को देख सकते हैं, इन लोगों को मौका ही नहीं। इनका भी और सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं छात्रों के साथ में उत्पीड़न किया गया था तो यूआर छात्रों के साथ में किया गया। एक तो ट्रेनिंग के समय में उनका वक्त चला जाता है, उनके पास में जो रेलवे भर्ती प्रक्रिया का जो टाइम होता है मात्र से 32 साल का उम्र रहता है, उनमें भी उनका उम्र खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप भर्ती प्रक्रिया 5 साल बाद देते हैं, उम्र खत्म हो जाता है। ये समय सीमा भी एक चीज़ है। तो आपको लग रहा है कि सरकार की मंशा आप लोगों को परमानेंट करने की नहीं है। और सिर्फ पासवान जी आजकल क्या काम करते हैं आप? हम लोग अपना जो घरेलू का काम होता है, जो अपना घर से चलाने का जो एक सोचिए, अब काम आप हमको कपड़ा दुकान देगा नहीं। अगर कोई फैक्ट्री में भी जा रहे हैं, वो पूछता है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो हम बोलते हैं टेक्निकल है। अरे यार टेक्निकल का काम में तो कंपनी में ढूंढो। अब बिहार में जरूरत, बिहार में कोई ऐसा कंपनी है नहीं जिसमें कि हम लोग काम कर सकते हैं। समस्या एक नहीं अनेकों है। मतलब टेक्निकल मतलब आपका जो स्किल है वो इंजीनियर वाला है और काम मिलेगा नहीं। इंजीनियर के साथ साथ कि रेलवे का काम में आप बताइए, प्राइवेट जो है इंजन कारोबार कहाँ कर रही है? कहाँ इंजन बनाएंगे? इंजन का नट कसने का काम किया, इंजन को खोलने का काम किया, मालगाड़ी आईसीएफ में जाकर के ट्रेन बोगी को बनाने का काम किया। उस कंपनी में जो काम रखा जा रहा है ट्रेनिंग के हिसाब से उनको पेमेंट नहीं किया जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण, आप कहाँ से आए हैं? सदर्न जोन से, चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से। यू आर फ्रॉम तमिलनाडु। या सो यू पीपल आर हियर टू प्रोटेस्ट, यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं आप लोग। डू यू थिंक दैट आपके जो ग्रीवियंसेस हैं सरकार वो सुनेगी या अब तक उन्होंने सुना है? अभी तक तो सुना नहीं है। और मैं बताता हूँ आपको, सदर्न जोन में जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, जैसे कि 1998 बैच से लेकर अभी तक सदर्न जोन में किसी अप्रेंटिस को बच्चे लोग को लिया नहीं है। जीएम पावर एक लागू किया जाएगा कि 2016 में जीएम के पास एक पावर था कि वो खुद डायरेक्टली रिक्रूट कर सकते हैं। जो भी अप्रेंटिस जो फिनिश कर आ रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली ले सकते हैं। ऐसा ऑर्डर दिया गया था 2016 तक। लेकिन सदर्न जोन में क्या किया है, 98 से लेकर 2016 तक किसी को भी रिक्रूट नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो ये हमने कई बार जैसे कि मिनिस्टर से भी पूछे, जीएम से जाकर पूछे, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला हमें।
अच्छा, कोई रिप्लाई नहीं प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला हमें। और जो ये अभी एक जो एग्ज़ाम अभी एक नया स्कीम निकला था, जैसे अभी पॉलिसी रेलवे पॉलिसी निकला है 2016 के बाद, ये है 20% कोटा का। 20% कोटा भी दिया गया है, लेकिन वो 20% कोटा भी टोटल कम्प्लीटली फुल नहीं किया है। ये टोटल कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को देना चाहिए। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, जैसे उसमें से 1/3% भी जैसे कि आउटसोर्स को दे रहे हैं पूरा, बाहर से दे दिया। हाँ बाहर को दे रहे हैं। 20% यानी जो 20% में आप लोगों को रिजर्वेशन दिया आरआरसी के वैकेंसीज में, उस 20% में भी आप लोगों के अलावा बाहर से रख लिया, हायरिंग कर लिया। जैसे अभी एक सर्विसमैन कोटा होता है, ओके, जैसे फिजिकल हैंडीकैप का एक कोटा होता है, तो ये कोटा किसके लिए जाता है? जैसे उनका फिल नहीं होता तो क्या करते हैं, वो कोटा को रिक्रूट करते हैं, तो वो टोटल कोटा उन्हीं को दिया जाता है। तो सीसीए को भी सेम कोटा के हिसाब से देना चाहिए। यस, ठीक है। अप्रेंटिस को ही मिलना चाहिए, अप्रेंटिस को मिलना चाहिए। सरदार जी, आप कहाँ से आए हो? सर हम पंजाब से आए हैं। सर ये जो प्रॉब्लम है जो हमारी, सर हम सीधी जो एलिगेशन लगाना चाहते हैं सर, ये भाजपा सरकार से हैं। सर ये जो कांग्रेस की सरकार पहले रही है 2014 से पहले, हमारी जीएम पावर के थ्रू भर्ती होती रही है सीधी। सर उसके बाद ऐसा है कि इन्होंने ना हमारी 5 साल जब सत्ता में मोदी गवर्नमेंट आई है, तो इसको आने के बाद इन्होंने मतलब हमारी भर्ती को 1 से 5 साल के लिए रोक दिया। और 2019 में इन्होंने एक 20% कोटा, 2016-17 में हमको एक 20% कोटा दे दिया। जैसे हमारे को पहले जीएम पावर डायरेक्ट भर्ती होती थी हर एक, जैसे हमने आरसीएफ से किया, मतलब अप्रेंटिसशिप की है, तो वहाँ से हमको जीएम पावर मिलती थी, वहाँ से हमको रिक्रूट कर लिया जाता था। तो हर एक स्टेट में ऐसा ही था, मतलब हर एक जोन में। तो सर उसके बाद ऐसा हुआ कि लड़के जो हमारे जो कुछ ऐसे, मतलब सीधी सी बात है सर, कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए हैं। 5 साल से लेके तकरीबन हमारे 10-12 साल हो गए सर। सर ये हम सीधा एलिगेशन भाजपा सरकार पे लगाते हैं। हम तो सर यही चाहते हैं, जो हमारे युवा साथी जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं, जो छात्र है, बेरोजगार है, सर हम यही चाहते हैं कि इस सरकार को सत्ता से फेंक दिया जाए, उखाड़ फेंक दिया जाए। तो अब तक ही हमको कोई इस गवर्नमेंट से अभी तक भी कोई भी मतलब है नहीं, विश्वास नहीं है कि हमारी भर्ती को करेगा ये। अच्छा, अब आप क्या करते हो सरदार जी? अब अप्रेंटिस में तो हुआ नहीं, तो आजकल क्या करते हो? 2012-13 में हमारे पास आउट हुआ हूँ, तो 11 तक हमारी भर्ती जीएम पावर हो रही है। सो उसके बाद हमारी बहुत ही गरीबी में जीवन है व्यतीत हो रहा है। काम हम आपको क्या कर सकते हैं सर, जो भी मिलता हम करते हैं, सीधी सी बात है। तो हम कोई अच्छे घरों से तो है नहीं है सर, ये गरीब आदमी हैं, सब गरीब परिवारों से हैं, कोई अच्छे परिवारों से नहीं है सर। ये सब मतलब काम इंजीनियर का और जो है एक मकसद बताता हूँ। अभी जैसे अप्रेंटिस का जो काम कर रहे हैं हम लोग, अप्रेंटिस करते हैं, एक ट्रेन में जाते हैं, कोच में जाते हैं, वायरिंग सब करते हैं। ये वायरिंग सब कहाँ मिलेगा हमें? और कहीं कंपनी में मिलेगा? वो सर्टिफिकेट रखकर हम कहीं पर जॉब भी नहीं कर सकते बाहर जाकर। एक फॉर एग्जांपल मैं बेल कंपनी में गया था, बेल कंपनी में मैंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया कि मैंने आईसीएफ से अप्रेंटिस किया, इंटरव्यू के लिए गया था मैं, तो उन्होंने क्या बोला, आपको तो वहाँ पर जॉब मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्यों जॉब दूँ आपको मैं? तो मेरे को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो वो सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं रहा बाहर। जो अप्रेंटिस किया है वह नौकरी रेलवे में ही कर सकते हैं आप लोग, बाकी बाहर कूड़ा है। हाँ वही है सर। हमारा 100% छीन के हमको 20% दे दिया गया है। पहले हमको 100% भर्ती होती थी, जितने अप्रेंटिस है सर सबके सब लग जाने थे। जब हमारे पास जीएम पावर रहती सर, 20% हमारे को थोप दिया गया। 20% भी हमको पूरा नहीं दे रही। दुर्गा पूरा नहीं समझ गया बात। दीदी, आप कहाँ से आई हो? बिहार से। क्या आपने कब किया था अप्रेंटिस? 10 से 13 तक। और 13 के बाद से अभी तक आप इंसान? बस ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं। जब अप्रेंटिस करी हो तो लग रहा होगा रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। जी बिल्कुल। मतलब कितनी तकलीफ होती है बताइए? बहुत ज़्यादा। हम इतना तकलीफ में वहाँ ट्रेनिंग किए हैं जिसका हम बयान कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा 2 बाबू हुआ और दोनों बाबू को हम अपने कान पर छोड़ दिया कि अगर हम आज उसके लिए कष्ट करें तो कल उन्हीं को सुख प्राप्त होगा, लेकिन हमको रिजल्ट कुछ नहीं मिला। अपने बच्चों के लिए आपने सेक्रीफाइस किया, छोटे बच्चों को छोड़ के कि मैं कल को नौकरी पे हो जाऊंगी तो उनको अच्छी लगे, पढ़ा लिखा लूंगी, और अब तक जो है सड़कों की धूली मिली आपको? बस यही मिला है, कुछ भी नहीं मिला मुझे। अरे ये मुझे समझ में नहीं आता। एक बाद में मिलता रहता हूँ लोगों से, अग्निवीर योजना आ गई, पुरानी भर्तियाँ सारी रद्द कर दी, जगह जगह आप देखेंगे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बीटेक वाले हों कुछ हों, पर सरकार तो सत्ता में आ जाती है वापस। तो कहीं तो लग रहा है कि जो है माहौल जो है राम मंदिर के नाम पे बन जाता है, तो कभी पुलवामा के बाद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आप सरकार जो उखाड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार तो उखाड़ती नहीं है। सर देखो, जो हमारा जो देश है ना सर, एक धर्म के नाम पे चल रही है सर। हम देखो इन्होंने राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, बहुत अच्छी बात है, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं राम मंदिर, हम भी जाते हैं मंदिरों में। हमारे पंजाब में बहुत से मंदिर है, हम जाते हैं सर। ये लास्ट में ना मतलब कोई सत्ता
जो बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रहता, कोई महंगाई का मुद्दा नहीं रहता, तो लास्ट में जनता है मेरे को लगता है कि इमोशनल होकर धर्म के नाम पे वोट डाल देती है। मेरे को लगता है ये सही नहीं है। धर्म एक अलग मुद्दा है और अपना जो तो प्रसाद तब चढ़ाओगे जब पैसे होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे जब रोजगार होगा। तो भैया दान के लिए तो वहाँ दान के लिए मना किया जा रहा है और मुझे दाना नहीं मिल रहा है। राम मंदिर में तो दान के लिए मना किया जा रहा है और मुझे दाना नहीं मिल रहा है। ठीक है दीदी, आप कहाँ, वेयर यू फ्रॉम? केरला। यू आर फ्रॉम केरला, सो पीपल आर हियर फ्रॉम चेन्नई, पीपल आर हियर फ्रॉम बिहार, पंजाब, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। यूपी। तो मिश्रा जी हैं ही हैं, आप बिहार से हैं। आई थिंक पीपल आर हियर फ्रॉम एवरी स्टेट, महाराष्ट्र से भी होंगे। सारे स्टेट्स हैं एंड यू आर ऑल्सो हियर फ्रॉम केरला टू प्रोटेस्ट। எப்படி சொல்றாங்க? शी डोंट नो తెలుగులో మలయాళంలో పేసంగా मलयालम में बोलिए। 2008 അപ്രൻറ്റീസ് കഴിഞ്ഞാണ് സദേൺ റെയിൽവേ. ഇതുവരെയ്ക്ക് സീനിയറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ പേരിട്ടിട്ടും വർക്കിന് എടുത്തിട്ടില്ല. 20% കോട്ട പറഞ്ഞ് തന്നു, 20% കോട്ടയും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൺലി GM പവർ जीवन पावर से कर सकते हैं। वो बोल रही हैं 20% कोटा दिया, उसमें भी हमारी हायरिंग नहीं करी, जो मुझे समझ में आया। और हम चाहते हैं कि जीएम पावर के थ्रू हमारी हायरिंग हो और हमें फुलफिल किया जाए। और एक हमारा एक साउथ जोन का एक मकसद है कि अभी देखो तो GM पावर भी चलेगा हमें, लेकिन हमें सारे क्या वन टाइम सेटलमेंट में सारे अप्रेंटिस को टिल डेट को रिक्रूट करना पड़ेगा। ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, राइज हो रहा है फर्स्ट टाइम। मैं एक बार मिश्रा जी आओ, आप यहाँ आओ। ये आशीष जी लखनऊ से, सरदार जी कहाँ गए? सरदार जी हैं पंजाब से, आप बिहार से हैं, आप केरला से हैं, आप चेन्नई से, आप कहाँ से भैया? यूपी से हैं, आप आंध्रा से हैं। आंध्रा में क्या आप लोग का भी वही प्रॉब्लम है? सब लोग आंध्रा से, मतलब देश में यही है सर, पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा हाईलाइट सर। सर हमारे साथ जो है अपना एक्ट अप्रेंटिस के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है सर। एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती यू फ्रॉम आंध्रा, ठीक है। सो यू आप देखें तो यहाँ पर इंजीनियर के बराबर आपकी डिग्री है, इंजीनियरिंग का काम सारा आता है आपको, मतलब वायरिंग करना, रेलवे में इंजन जोड़ देना, नट कसना, सारे काम आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, अगर हम एक कामगार सही नहीं है तो कुशल कारीगर प्रमाण पत्र तो खैरात में सरकार बांटने रही है। वो प्रमाण पत्र का मतलब ही होता है कि हमने जिन छात्रों को प्रशिक्षण दिया है वो कुशल कारीगर है और बेहतरीन कारीगर है। अब जब हम बेहतरीन कारीगर हैं तो रोड पर ढांकने के लिए तो हमको प्रशिक्षण नहीं दिया गया, वो रोजगार के लिए दिया गया। तो सरकार में कोई ऐसा भी है जो अब परेशान हो के कुछ मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई पत्थर? सभी कर रहे हैं, सभी वही क्या करते हैं आप? वही हाल है। घर घर झाड़ू पोछा करते हैं। घर घर झाड़ू पोछा करते हैं। तो क्या करेंगे, बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे? मोदी सरकार मुर्दाबाद। कोई नहीं। तो दीदी आप मतलब आपने मतलब आपकी ये देखिए, इन्होंने किया, अपने जो छोटे बच्चों को छोड़ के अप्रेंटिस किया, सोचा इसलिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ कि अगर बच्चे मुझे नौकरी मिल जाएगी तो बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। और आज देख लीजिए अप्रेंटिस करने के बाद झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। तो ये हकीकत है, हम कोशिश करते हैं कि हकीकत देखें, समझें, जानें। जिनके पास ये अधिकार है वो इन लोगों की पीड़ा समझें। हर चीज़ वोट नहीं होती है, वोट के ऊपर भी उठ के सोचना चाहिए। अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, वो आपके खिलाफ नहीं बोल रहा है, अपने अधिकारों के लिए बोल रहा है, वो अपनी जायज़ मांगों के आपके सामने रख रहा है। ये देशद्रोही नहीं है। सर्टिफिकेट मत दीजिए, इनको नौकरी दीजिए, ये कुशल कारीगर हैं। और वैसे भी रेलवे तो अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज ही हो रही है मिश्रा जी। धीरे धीरे बढ़ तो रहे प्राइवेटाइजेशन की तरफ। लेकिन मैं रेल अप्रेंटिस विषय पे एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेलवे का अप्रेंटिस कोई अपने आप आम छात्र नहीं कर लेता है। उसके लिए रेलवे एक भर्ती प्रक्रिया निकालती है। भर्ती प्रक्रिया में वो एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद जो चयनित होता है उसका फिजिकल कराया जाता है, उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद उसको 3 साल तक ट्रेनिंग कराई जाती है और ट्रेनिंग में भी तिमाही 6 माही इम्तिहान लिया जाता है। और जब तक हम लोग फाइनल NCVT सर्टिफिकेट पाते तब तक हम लोग 8 परीक्षाएं देते हैं। 8 परीक्षा देने के बाद हमें कुशल कारीगरों का सर्टिफिकेट मिलता है। और 8 परीक्षाओं देने के बाद में हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से रेल मंत्री जी तक ये संदेश पहुंच जाए कि जो इतनी परीक्षाएं देने के बाद जो है कुशल कारीगर का सर्टिफिकेट मिला, और जो कुशल कारीगर का सर्टिफिकेट मिलता है उसमें श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय दोनों लोग जो है मिल करके हम लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं। और आखिर जो ट्रेनिंग व्यवस्था में भी पैसा ही खर्च होता है, इंस्ट्रक्टर लगते हैं, विद्यालय स्कूल जो रेल के हैं वो चलते हैं, तो उसमें भी पैसा खर्च होता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इतनी कुव्यवस्था हो जाए कि हम रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन ना हो, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। आखिर कितनी परीक्षाएं रेल अप्रेंटिस देगा? भारत एक पटरी प्रधान देश है। उस पटरी को मजबूत करने वाले लोग, 3 साल काम करने वाले लोग सर्टिफिकेट लेके सड़क पर घूम रहे हैं। कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। मैं समझ गया। पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर एडमिट कार्ड इशू होता है, टेस्ट होता है, रिटन क्लियर करते हैं,
रिटन टेस्ट होता है, फिर रिटन टेस्ट का रिजल्ट आता है, फिर आप इंटरव्यू देते हैं, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आते हैं। ये पूरा भर्ती प्रक्रिया का हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हैं, तो ये 8 लेवल्स पास करके लोग आए हैं। जो आपने बता दिया कि करनी थी नौकरी रेलवे में, अब झाड़ू पोछा करने की नौबत आ गई। और ऐसे दीदी ने बोल दिया, बाकी लोग भले ही ना बोल रहा हूँ, इस तरीके के हालात हैं। और ये हकीकत है देश के उन लोगों की जिन लोगों को कहते हैं कि ये नए भारत के लोग हैं। तो नए भारत में अगर ये हालात हैं तो समझ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे एक बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को, मुझे लगता है सरकार को इन लोगों को बता देना चाहिए, नौकरी देनी है तो दे दें, नहीं देनी है तो वो भी मना कर दें। वोट तो उनको राम मंदिर पर मिल ही रहा है, क्यों इन लोगों को परेशान करते हैं? किराया भाड़ा लगा करके ये लोग केरल से, चेन्नई से, बिहार से, आंध्रा से यहाँ पर आकर के धूल फाक रहे हैं। रेलवे मंत्री इनसे मिलेंगे नहीं, एक अधिकारी मिलेगा, ज्ञापन दे देगा और बोलेगा हम आपकी मांगों पर विचार करें। यही सब होता रहा है ना। हाँ सौरभ जी, लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। जहाँ बात राम मंदिर की है, वहाँ पे भी ज़रूर इस बात को कहना चाहूँगा कि राम मंदिर से जनता को भी बहुत कुछ मिल रहा है, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, यही है। लेकिन राम मंदिर बनाने वालों को भी इनसे सबक लेना चाहिए। क्या राम राज्य कैसा था? राम राज्य ऐसा था कि सबकी सुनवाई होती थी, कोई दुखी नहीं रहता था। अगर वो मंदिर बनाने के जो ठेका लेने लगे हैं आज की डेट, वैसे तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मंदिर बनने में, लेकिन जो लोग ठेकेदार हो चुके हैं उन ठेकेदारों से कहना चाहेंगे कि राम मंदिर का जो उद्देश्य है उसके बनने के बाद जनता के अंदर खुशहाली आए, जो रोजगार को लेकर के खड़े हैं उनके रोजगार की बात हो, जो अपनी मांगों को लेकर के खड़े हैं उनकी सुनवाई जरूर हो। एक बेहतर राम राज्य आए तो राम मंदिर। उम्मीद है कि जब प्रचार हो कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, तो आप लोग जवाब देंगे। आप जीतिए, चुनाव जीतिए, हर राज्य जीतिए, आप तख्ता पलट दीजिए, नीतीश कुमार को ले आइए, आप एकनाथ शिंदे बना दीजिए, जो करना है करिए, पर रोजगार भी दीजिए। सरकार आती हैं जाती हैं, यही लोग हैं जो उस रेलवे को मजबूत करने के लिए या 3 साल काम करके वो स्किल्ड हैं, जो रेलवे देश की लाइफलाइन है। तो उस लाइफलाइन को और मजबूत करने की ज़रूरत है। फिलहाल हमने कोशिश की कि हम इन लोगों की आवाज़ें पहुंचाएं, आप तक पहुंचें, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ अप्रेंटिस वाले जो बेरोज़गार हैं उनकी नहीं है, ये हर उस आदमी की है जिसका सपना है कि वो सरकारी नौकरी मिले, जिसके रिटर्न एग्ज़ाम हुआ तो इंटरव्यू की नौबत नहीं आई, इंटरव्यू हो गया तो मेरिट लिस्ट नहीं आई, अग्निवीर से पहले जो एयरफोर्स में, आर्मी में छात्र निकल करके मेरिट का इंतज़ार कर रहे थे उनकी भर्ती रद्द हो गई। ये हर उस आवाज़ है, वो आवाज़ है जो उम्मीद करती है, सपना देखती है कि सरकारी नौकरी मिलेगी। और ये लोग कोई अंग्रेज़ी स्कूल से पढ़े हुए लोग नहीं हैं, सरकारी स्कूल से, गाँव देहात, छोटे शहरों से आए लोग हैं, जिनके लिए एक नौकरी उनके ही लिए नहीं, सिर्फ उनके पूरे परिवार को एक लेवल जो है ऊपर लेके आती है। कोई नहीं, अगर बात बोले मैं सब कुछ दिखाऊंगा। आपका नाम बोलिए। मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एक किसान घर से आता हूं, सभी अप्रेंटिस साथियों को मैं बताना चाहता हूं, और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आपके चैनल से के मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसान घर से आता हूं और मैं बिहार से हूं, और मैं ICF साउथ में जाके ICF चेन्नई से मैंने ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग के दौरान में सरकार हमें मात्र 1960 रुपया देती थी, जो कि सभी को पता होंगे यहाँ पे, सभी को मिलता है। और 1960 रुपया में क्या 2200 किलोमीटर दूर जाके क्या हम गुजारा कर लेंगे? घर से पापा जी किसी तरह गुजारा करके पैसा भेजते थे, कैसे हम वहाँ पे जीवन काटते थे वो हमको पता है। मैं उस समय मैरिज कर चुका था, मैं 20 बरस का था उस समय, 20 से 22 बरस था। मैं 12-13 का पास आउट हूँ, और मेरा उम्र सीमा भी अब लास्ट स्टेज पर है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं 2 बार 3 बार आत्महत्या करने से मैं बच चुका हूं। मैं क्या बताऊं सर, मैं अपना मतलब घर की स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं तो काम करने घर से निकलता हूं, परंतु कभी कभी मेरे परिवार को भी बाहर निकलना पड़ता है, मेरी वाइफ को भी बाहर जाना पड़ता है। छोटा मोटा काम जैसे दर्जी का काम करती मेरी वाइफ, उससे हमारा घर का गुजारा होता है। इससे ज़्यादा हम क्या बताऊं? मैं बिल्कुल मैं अति हो चुका हूं इसके। मैं इस सरकार से बहुत तंग आ चुका हूं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, हमारी रेल अप्रेंटिस की आवाज़ को सुना जाए। रेल प्रशासन हमारे साथ छलावा ना करे, हमें नौकरी की सख्त ज़रूरत है। बस हम ट्रेनिंग किया है, कोई मुफ्त में हमको नौकरी नहीं मिल रही है। हमने 2 साल, 1 साल, 3 साल सभी बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग किया है। हमने अभी एक ग्राफ दिखाया जा रहा था, हमने 8 प्रोसेस पास किया है, उस प्रोसेस में भी खर्च आया है।
हमको जैसे हमने प्रोसेस पास किया था तो उस दौरान में हमने हर जगह कुछ न कुछ फॉर्म भरा होगा, जाके एग्जाम दिया होगा, ट्रेन की टिकट कराई होगी, गए होगे, पैसा इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके मतलब परीक्षा देने जाना था, मेडिकल के लिए जाना था। मेडिकल जब दे रहे थे तो घर में काफ़ी उत्साह हो चुके थे, कर्ज ले लिए थे किसी से। हम अपने वाइफ का कुछ जेवर रख दिए थे कि हम अपने मतलब नौकरी अब मिल जाएगा, मतलब आखिरी दौर पे हम लोग पहुंच चुके थे। और ये स्थिति अभी है आपके सामने। नाम है आपका? अजय चंद्र नाम है। कहाँ से हैं बिहार में? बिहार से हैं, मैं एक छोटा से गांव से आता हूँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ। मुंगेर, ठीक है, ठीक मिलेगा जो आप सरकार देगी। अरे दीदी आप रो क्यों रही हैं? मतलब इन आंसुओं की कोई कीमत है तो लगा लीजिए। ये कह रहे हैं मैं आत्महत्या करने से बचाऊं, आत्महत्या मत करिए। भाई 2 बार मैं घर से मैं मतलब मैं अपने बच्चों का मैं पढ़ाई पूरा कर पा रहा हूँ ना, मैं खाना नहीं दे पा रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ सर आपको, मैं बहुत तकलीफ से मैं। सर रामायण में एक चौपाई आती है, राम राज्य में सब सुख पावे, प्रेम मगन हो हरिगुण गावे। सर राम राज्य अगर मोदी जी ने बना दिया है तो सब सुख तो सर लेको, हमारे साथ दुख कितना दुख है, बेरोजगारी का दुख है, आप सब देख तो रहे हो। तो सब रिक्वेस्ट है कि सर हमारी भर्ती मतलब कि कर दी जाए सर, यही बात है, डिमांड है सरकार से। आपका नाम क्या है? मैं उत्तम कुमार हूँ, मैं 2017 का छात्र हूँ। मैं साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीज़न से मैंने अप्रेंटिसशिप करी है। सरकार ने हम लोगों को 2017 में 20% का एक पॉलिसी बना के दिया था, तो उस पॉलिसी के तहत 2018 में भर्ती निकाली गई थी, जिसमें मैंने भी आवेदन किया था। जब मैं पास आउट हुआ और क्वालिफाई कर गया क्राइटेरिया, तो मुझे पता चला कि इस भर्ती प्रक्रिया में मैं आ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि उस भर्ती प्रक्रिया में 20% में दिव्यांग छात्रों को नहीं रखा गया था। अब बताइए कि मैं अपने घर से उतने दूर जाके एक पाँव पे पाँव घसीट के 1 साल तक ट्रेनिंग कंप्लीट किया, मैंने भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया और मुझे उसका अधिकार नहीं मिला। बताइए मैं क्या करूं? आप क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता सर, मैं बेरोजगार हूं, मेरी आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। बस इस चुप्पी के साथ आप लोगों को छोड़ देता हूं। सरकार ने हम लोगों का नाम तो ज़रूर बदल दिया कि भाई आप विकलांग से दिव्यांग हो गए हैं, लेकिन दिव्यांग के तरह हम लोगों को देखा नहीं गया। सर 200 से अधिक लड़के हमारे सुसाइड कर चुके हैं, सबसे बड़ी बात है सर। ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास डाटा है सर, एक्चुअल डाटा है, अगर आप बोलते तो हम डाटा ही प्रोवाइड करते। 200 से अधिक लड़के सर हमारे सुसाइड कर चुके हैं रेलवे के अप्रेंटिसशिप करने के कारण। ये अभी 2019 वाली वैकेंसी में इन्होंने क्वालिफाई कर गया है, ये भी डिसेबल पर्सन है और इनको भी इस वैकेंसी के अंदर नहीं लिया गया, जबकि 20% का रिजर्वेशन कोटा दिया गया था। इन्होंने ये ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 2% का रिलैक्सेशन आता है, 30% का कटअप गया था, इन्होंने 28.33% मार्क्स प्राप्त किया हुआ है और फिर भी इनको नहीं लिया गया, चयनित नहीं किया गया। आप बताइए, इनकी आयु देखिए, इनकी स्थिति देखिए, ये क्या कर सकते हैं? अगर इनको इन जैसे लोगों के लिए नहीं सोचा जाएगा तो फिर सरकार क्या कर रही है? ठीक है, क्यों ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? तो फिर मैं चुप्पी के साथ छोड़ देता हूँ। सुन लीजिए, जब आप घर पे बैठे जब सुन रहे हो इन लोगों का दुख, ये आंसू देख रहे हो, ये लाचारी देख रहे हो और ये बेबसी देख रहे हो और ये तकलीफ दे रहे हो देख रहे हो कि मैं अपने बच्चों को की फ़ीस नहीं दे पा रहा हूँ, उनको अच्छा खाने के लिए नहीं दे पा रहा हूँ। सोचिए, अगर आप एक पिता हैं तो सोचिए, आप एक माँ हैं तो सोचिए, और आप अगर एक दिव्यांग हैं तो सोचिए कि नाम बदल देने से, शहर का नाम बदल देने से, योजना का नाम बदल देने से हालात नहीं बदलते हैं। ये हालात हैं जो यहाँ पर इनको लेकर के आए हैं और ये वो लोग हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है। ये वोट भी दे देंगे, इनको नौकरी दे दीजिए और ये जय जयकार करके मोदी जी की वोट दे देंगे, पर इनको नौकरी दे दीजिए। यही निवेदन हमारा है और इन लोगों का भी सबसे। सरकार से कहीं कोई ये नहीं है कि सरकार जो जो भी है सही है, बट हम रोजगार के ऊपर उनका ध्यान। समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।